Okay, so let us start एंटीना एरे। तो बड़ा ही बेसिक और बहुत ही सिंपल टॉपिक एंटीना एरे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एंटीना एरे होता क्या है और कितने तरीके का होता है। ठीक है, तो एंटीना एरे का मतलब होता है कि आप एक से ज्यादा एंटीनास को यूज कर रहे हो फॉर सर्टेन पर्पसेस। वो पर्पस बाद में डिस्कस करेंगे, बट आप ऐसा मान के चलो कि आप एक से ज्यादा एंटीना एरेज यूज कर रहे हो और उनकी वजह से नेट आप इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह कैलकुलेट करना चाहते हो। तो इसमें कुछ करना नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद टू एलिमेंट एंटीना एरे। टू एलिमेंट एंटीना एरे and n element antenna array। ठीक है, अब देखो ये एंटीनास कुछ भी हो सकते हैं, हर्ट्जियन हो सकते हैं, हाफ वेव डाइपोल, क्वार्टर वेव मोनोपोल, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो जनरली हम लोग जो अभी डिस्कशन अपना स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पहले टू एलिमेंट हर्ट्जियन डाइपोल एंटीना एरे से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसी डिस्कशन को आगे कंटिन्यू कर लेंगे। तो टू एलिमेंट एंटीना एरे। टू एलिमेंट एंटीना एरे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट, लेट ईच एलिमेंट इज हर्ट्जियन डाइपोल। पहला पॉइंट, हर एक एलिमेंट को हम लोगों ने हर्ट्जियन डाइपोल मान लिया। सेकंड पॉइंट, लेट arm of the two antennas are along x-axis. Next, third, let antennas are placed along z-axis. Let two elements are placed along z-axis. Okay. So can you uh, can you understand these three conditions? आर्म्स को एक्स एक्सिस के लॉग ले लिया है और बोल रखा है टू एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, या फिर मैं ईच एलिमेंट लिख देता हूँ, सो दैट विल मेक मोर सेंस। लेट ईच एलिमेंट्स is placed along z axis. So these three conditions we have taken. तो इसके बेसिस पे मैं डायग्राम आपको बना के देता हूँ, आप देखिए। अच्छा, एक पॉइंट और, एक चौथा पॉइंट, अगर हर्ट्जियन डाइपोल है तो करंट बताना कैसी होगी दोनों। सिंस ईच एलिमेंट इज यूनिफॉर्म किसके रिस्पेक्ट में, सिंस ईच एलिमेंट इज हर्ट्जियन डाइपोल, so current will be uniform with respect to space बोल सकते हैं जनरली स्पेस, बट दैट स्पेस विल बिकम z with respect to space। yes, तो जो जनरल करंट हम लोग मान के चलते हैं, मान लो पहले वाले पे आप करंट मान के चल रहे हो आई वन ऑफ जेड कॉमा टी, तो आप लिखेंगे आई वन ऑफ जेड ई पावर जे ओमेगा टी, और लेट मी कंसिडर इट एज आई नॉट ई टू द पावर जे ओमेगा टी। इज इट ओके? समझ आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है?
वैसे मान लो अगर मैं दूसरी करंट लिखता तो आप लिखते आई टू जेड ई टू द पावर जे ओमेगा टी, या फिर इसको आप लिख सकते थे आई नॉट ई टू द पावर जे अल्फा ई टू द पावर जे ओमेगा टी। ठीक है, ये इसका उल्टा भी, आप इसका उल्टा भी चाहते तो लिख सकते थे, क्योंकि डेरिवेशन में हम ऑपोजिट यूज करेंगे, इस वजह से मैं ऐसा लिख देता हूँ। हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, कुछ हो सकता है फेज आ जाए इसमें, पर स्पेस का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहले वाले से जो आई वन जेड आपकी आ रही है वो रहा आई नॉट ई टू द पावर जे अल्फा, दूसरे वाले से जो आई टू जेड आपको मिल रहा है वो मिल रहा है। क्या यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हुई समझने में? तो आपने मान लिया दोनों की आर्म पे ये करंट फ्लो कर रही है, और ये करंट आपकी यूनिफॉर्म विद रिस्पेक्ट टू जेड या विद रिस्पेक्ट टू स्पेस। चलो इनकी प्लेसिंग वगैरह करते हैं, इनका डायग्राम बनाते हैं। तो ये ले लो आपकी वही जेड एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस। एंटीनास को आप कैसे प्लेस कर रहे हैं? अलोंग जेड एक्सिस है, बट आर्म उसका एक्स एक्सिस के अलोंग, उनकी प्लेसिंग कुछ ऐसी हो रही है एंटीना, यहाँ पे फीडिंग करी जा रही है। और ये हर्ट्जियन डाइपोल है, तो इसकी लेंथ कितनी होगी? लगभग लगभग जीरो के आसपास, ऐसी प्लेसिंग कर रखी। ठीक है, यहाँ पे जो आपकी करंट फ्लो हो रही है इसके अलोंग, सपोज दिस करंट इज आई वन सेट, है ना। टाइम को हटा देते हैं, टाइम तो कभी भी ला सकते हैं, तो जनरली वी शो द स्पेस वर्जन ऑफ इट ओनली, करेक्ट। लेट मी प्लेस अनदर एंटीना। दो ही एलिमेंट का है तो दो एलिमेंट हमने प्लेस कर दी। अब इनकी प्लेसिंग्स वगैरह के बारे में काफी क्लैरिटी है हमको कि प्लेसिंग कैसे करनी है। ये लगा दी यहाँ पे सप्लाई, दीज आर द एंड्स, और यहाँ पे जो आपकी करंट फ्लो कर रही है वो आई टू जेड हमने मान लिया कि ठीक है, जो भी करंट है वो आई टू जेड ऑल इन ऑल फ्लो कर रही है। सबको ये पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, चलो देखो ये करंट एलिमेंट होगा। मान लेते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट है जहाँ पे प्रेजेंट, इसकी लेंथ बहुत छोटी होगी ना, दिस विल एक्ट एज पॉइंट करंट। पॉइंट करंट जैसी कोई चीज होती नहीं, बट आप मान सकते हो कि ये पॉइंट करंट जैसा बिहेव करेगा, इसीलिए इसको एलिमेंटल लेंथ या हर्ट्जियन डाइपोल बोला जाता है। 0,0, माइनस डी बाई टू, सपोज मैंने ऐसा माना, तो इनके बीच की दूरी आपको कितनी दिख रही है? इनके बीच की दूरी आपको दिख रही है डी। ये आपका ओरिजिन हो गया, ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज। ठीक है, अब बाय द वे अगर मैं आपसे पूछता, सोच समझ के आंसर देना मेरे क्वेश्चन का, अगर मैं पूछता कि ये हर्ट्जियन डाइपोल है और इसकी वजह से ये एक पॉइंट में यहाँ पे ले रहा हूँ इस पी पे, आपको बताना है कि व्हाट विल बी द, ऑब्वियसली दिस पॉइंट पी इज फार फील्ड। ध्यान से सुनते रहना, सब कुछ आपको आता है, कुछ नया पढ़ना नहीं है। ये सपोज मैं यहाँ से लेता हूँ आर की डिस्टेंस, और आपसे पूछता हूँ आर के डिस्टेंस पे जरा मुझे फील्ड बता दो, तो क्या आप हर्ट्जियन डाइपोल की वजह से फील्ड मुझे बता दोगे? चलो देखते हैं कैसे बताएंगे। वैसे ही बताना, इसकी वजह से अगर मैं पूछता कि इसकी वजह से मुझे यहाँ पे फील्ड बता दो, समझते रहना, तो बता देते इसकी वजह से भी, ये भी आप बता देते, है ना। एक रेफरेंस के लिए मैं सेंटर पे एंगल डाल देता हूँ, लेट मी राइट इट लाइक दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस पर्पस। ठीक है, सपोज मैं ये डिस्टेंस बोल देता हूँ आर वन, सपोज मैं ये डिस्टेंस बोल देता हूँ आर वन, सपोज मैं डिस्टेंस बोल देता हूँ सपोज इफ आई कॉल दिस एंगल एज मे बी थीटा, जेड एक्सिस से बन रहा है ये एंगल, ये वेक्टर ओपी, दिस एंगल लेट मी कॉल इट एज थीटा वन, एंड सपोज आई कॉल दिस एंगल एज थीटा। ऐसे मैं लिख रहा हूँ these angles, so can you tell me what will be the value of e theta? मैं लिख रहा हूँ, आपको बस मुझे बताना है कि वो करेक्ट है या नहीं। जे ईटा आई वन अपॉन फोर पाई आर वन बीटा डीएल, जो भी डीएल आ रहा होगा यहाँ पे, डीएल की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, वो बाद में देखेंगे। बीटा डीएल कॉस, को अभी मैं खाली छोड़ता हूँ,
e टू द पावर माइनस जे बीटा। इतना तो मेरे ख्याल से हर कोई लिख सकता है ना, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे बस ये है कि इसके अंदर क्या लिखा जाए। तो इसके अंदर लिखने के लिए हम लोग क्या करते थे, एंगल बिटवीन आर्म ऑफ द एंटीना, ये रही आर्म ऑफ द एंड वेक्टर ओपी। तो हमारे लिए तो एक तरीके से ये वाला पॉइंट भी ओ है, ये वाला पॉइंट ओ, ये वाला पॉइंट ओ टू। वेक्टर ओपी का मतलब बिटवीन द सेंटर ऑफ द हेर्ट्जियन डाइपोल टुवर्ड्स वेक्टर पी। तो बताओ कि यहाँ पे एंगल कितना हमें लिखना चाहिए। ये है आपका वेक्टर ओ, एंड दिस इज योर आर। व्हाट शुड बी दैट एंगल, बोलिए, ये सब पढ़ तो चुके हैं। 90 माइनस थीटा 1 हो जाएगा, द सेम एंगल विल बिकम 90 माइनस थीटा 1। सो आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली आपको बताया था और बोला था एरेज में आपको थोड़ा सा केयरफुली इस चीज को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो 90 माइनस थीटा 1। I think we can write it. Similarly, suppose if I have to write this E theta S2, again we will be writing it like this, I2 upon जो भी डिस्टेंस है 4 पाई R2 बीटा वॉट एवर इज द लेंथ। ये लेंथ कैसे मेजर करोगे, ये लेंथ ये वाली, इस लेंथ की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी लेंथ की बात हो रही है, जो एंटीना की लेंथ है, दिस लेंथ इज डीएल, दिस लेंथ इज ऑल्सो डीएल। तो ये जो भी लेंथ आपको दे रखा होगा आप ले लेना क्वेश्चन। क्लियर, तो ये बीटा डीएल आपने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी आप लगाएंगे कॉस, तो साइन हो जाएगा, यस करेक्ट। तो यहाँ पे साइन, इसको मैं एंगल को ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ई टू द पावर माइनस जे बीटा। अब मुझे बताना है यहाँ पे आप क्या पुट करोगे। तो यहाँ पे एंगल आपको होता था, पता होता बिटवीन द आर्म ऑफ द एंटीना एंड योर वेक्टर ओपी। तो इसके बीच में एंगल देखो कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा। सो दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू एड्रेस इन दिस केस। अगर आप ये समझ पा रहे हो तो बस आपको पी वाले पॉइंट पे अगर नेट फील्ड कैलकुलेट करना है, ई नेट कितना हो जाएगा, ई थीटा एस वन ई थीटा एस टू, हो गया खत्म एंटीना एरे। बाकी पैटर्न वगैरह बनाना सीख लेंगे, यही था एंटीना एरे में। अगर तीन एलिमेंट्स रख देता तो तीनों की वजह से अलग अलग निकालते हैं, तीनों का वेक्टर सम ले लेते। चार रख देता तो चारों का अलग अलग निकालते, चारों का वेक्टर सम ले लेते हैं, एंड सो एन रख देता तो एन का अलग अलग निकालते और उनका वेक्टर सम कैलकुलेट कर लेते। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज कैलकुलेट कर ली कि अगर कोई भी एंटीना एरे का क्वेश्चन आता है तो एंटीना एरे के क्वेश्चन में हमें कुछ करना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये फाइंड आउट कर लेना कि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की वजह से फील्ड कितनी आ रही है, उसमें हम कंफर्टेबल हैं। तो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट की वजह से निकालेंगे और फाइनली हम लोग आंसर कैलकुलेट करते टाइम पे सबका वेक्टर समेशन ले लेंगे। ये तो बात हो गई ओरिएंटेशन की और एंगल्स की। चलो कुछ और इसमें मैं आपको शॉर्टकट्स इंट्रोड्यूस करके बताता हूँ, कुछ और ज्योमेट्री लगाते हैं और इंपॉर्टेंट चीजें और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चलें। तो ये लॉजिक तो पूरा समझ में आ गया ना। चलो सेम ओरिएंटेशन को मैं दोबारा बनाता हूँ आपके लिए। तो ये आपके एक्सिस हो गई। अब इसको बहुत ध्यान से समझना, अब जो डिस्कशन होने जा रहा है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जेड, ये एक्स। अब मैं एंटीनास जो मैं प्लेस कर रहा हूँ ना उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, एक एंटीना ये, एक एंटीना, समझ गया ना ये क्या क्या बना हुआ है। इसका एग्जैक्ट डायग्राम पीछे बना हुआ है ये। तो अब एंटीना की प्लेसिंग के लिए सिर्फ मैं एरो दिखा दे रहा हूँ कि आर्म हमारा इस डायरेक्शन में है। तो अगर आर्म आपका इस डायरेक्शन में है उसको थोड़ा सिमेट्रिकल बना लेते हैं। ठीक है, तो आर्म अगर इस डायरेक्शन में है तो ये पॉइंट तो पता है आपको ओरिजिन है। मैं क्या करता हूँ ये डिस्टेंसेस भी लिख देता हूँ। ओके, ये मैं डी बाई टू लिख देता हूँ। तो ये डिस्टेंस मैंने लिख दी डी बाई टू, ये डिस्टेंस भी लिख दी ओरिजिन से डी बाई टू। इनके बीच का गैप आपको कितना दिख रहा है, बीच का गैप आपको दिख रहा होगा डी। कोऑर्डिनेट्स वगैरह भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। तो एक एलिमेंट हमने यहाँ पे प्लेस किया है, दोनों की लेंथ एज ऑफ नाउ सेम मान लेते हैं। तो दोनों बिल्कुल सेम है, ये डीएल की लेंथ है और ये भी डीएल की लेंथ हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जैक्ट डायग्राम यू शुड रेफर द प्रीवियस वन। तो ये हम लोगों ने एंटीना का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है। कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक फार फील्ड, ये हम लोगों ने फार फील्ड कंसिडर किया। ओके,
ये लीजिए, सो दिस इज योर फार फील्ड। इन बिटवीन वन रेफरेंस लाइन आई विल आल्सो ड्रॉ, ये एक रेफरेंस लाइन भी बीच में मैंने डाल दी। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका जो करंट एलिमेंट 1 है, ये करंट एलिमेंट 2, यहाँ पे जो आप करंट फ्लो कर रही है इसमें, इस करंट को मैं मान लेता हूँ I1, इसमें जो करंट आपकी फ्लो कर रही है इसको मैं मान लेता हूँ I2, और मैं यहाँ पे I1 I2 की वैल्यूज भी लिख देता हूँ। I1 को मैं मान लेता हूँ I0 e टू द पावर j अल्फा, और I2 को मैं मान लेता हूँ सिंपली I0 या e टू द पावर j0 इफ यू वांट टू राइट इट। ये हमने कंसिडर कर लिया। ये दूरी फर्स्ट वाले से R1, सेकंड वाले से R2 एंड रेफरेंस डायरेक्शन इज R। दिस पॉइंट इज प्रेजेंट एट फार जोन, तो हमेशा फार जोन वाली ही फील्ड लाइंस को हमें यहाँ पे मैनुअली लिखना। यहाँ से अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और यहाँ से आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, तो मैं यहाँ पे दो तीन चीजें आपको बताता हूँ। देखो सब लोग इस बात पे तो कन्विंस होंगे कि ये वाला एंगल कितना लेना चाहिए हमको, थीटा। ये वाला एंगल हमको कितना लेना चाहिए, थीटा 2। सो ऑब्वियसली दिस एंगल वी विल टेक इट एज व्हाट, थीटा। बट फार जोन पे जाके क्या आप थीटा 1 थीटा और थीटा 2 को बराबर नहीं ले सकते? तो फार जोन पे जाके तो आप मान ही सकते हो कि चलो ये बराबर हो जाएंगे, एज लॉन्ग एज दीज डिस्टेंसेज आर कंसर्न। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, क्या ये दोनों डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, d/2 cos θ1 cos θ2 हो जाएगी। दिस डिस्टेंस विल बिकम d/2 cos θ, दिस डिस्टेंस विल बिकम d/2 cos θ2, है ना। चलो अब देखते हैं कुछ एजम्पशंस। मान लेते हैं एट फार जोन, एट फार जोन कुछ चीजें हम लोग मान सकते हैं अप्रोक्सीमेट। पहली चीज जो आप मान सकते हैं कि θ1 विल बी इक्वल टू θ2 विल बी इक्वल टू थीटा। फर्स्ट, अगर ये तीनों चीजें बराबर हुई तो हम लोग यहाँ से पहले वैल्यूज भी लिख लेते हैं। R1 R और R2 के बीच में रिलेशन, तो देखो अगर मुझे R1 लिखना होगा तो मैं लिखूंगा R माइनस, सॉरी, R प्लस d/2 cos थीटा, ऐसे। और अगर मुझे R2 लिखना होगा तो मैं लिखूंगा R प्लस d/2 cos थीटा 2। चेक कर लो, अगर देखो R2 के लेंथ लिखना होगा तो R में कितना ऐड करना पड़ेगा, ये d/2 cos थीटा 2, और R1 लिखना होगा तो R में सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा, ये d/2 cos थीटा। इज इट करेक्ट? चलिए, तो इसको रफली हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि θ1 θ2 तो थीटा के बराबर आ गए, तो आप इसको लिख सकते थे R प्लस d/2 cos थीटा, ये लिख सकते हैं। और अप्रोक्सीमेटली वेरी लास्ट डिस्टेंस पे आप R1 को भी R मान सकते हैं और इसको भी क्या मान सकते हैं, R। ठीक है ना। ये तो पहला assumption हो गया कि फार जोन में आप इन सारी वैल्यूज को R मान सकते हैं। बट व्हाट कैन यू से अबाउट बीटा R1? ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि अगर मुझसे कोई पूछता बीटा R1 विल बी इक्वल टू बीटा R विल बी इक्वल टू बीटा R, तो ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अब बीटा R1 की वैल्यू कितनी है, बीटा R1 इज नथिंग बट बीटा R माइनस बीटा d/2 cos। बीटा R तो आपके बीटा R, एंड बीटा R2 बिकम्स बीटा R प्लस बीटा d/2 cos। तो बीटा मल्टीप्लाई करने के बाद ना आप ये नहीं बोल सकते कि ये तीनों बराबर हों। आर के टर्म्स में बोल सकते हैं, बट आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ बीटा दे माइट नॉट बी। तो इनको हम लोग डिफरेंटली ट्रीट करके चलेंगे। ये एजम्पशंस पहले चेक कर लो एक बार, और ये एजम्पशंस बता चुका हूँ जब हम लोग लीनियर डायपोल एंटीना को छोटे छोटे हर्ट्जियन डायपोल एंटीना में ब्रेक कर रहे थे, तो वहां पे मैंने बताया था कि डिस्टेंस और थीटा को तो मान लिया करो, बट जब बीटा से मल्टीप्लिकेशन होना तो उसको अलग से ट्रीट किया करो हमेशा। फिर जरूरी नहीं कि बीटा R1 बीटा R के बराबर ही आ जाए, हो सकता है बहुत मैसिव डिफरेंस हो जाए दोनों के बीच में बीटा से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ठीक है, समझ आ गया सबको? चलो अब इन सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेस में। तो सपोज अगर इसको आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें यहाँ से पूछना चाहूँगा, फिर हम लोग इसमें आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। चलो पहले मैं क्या करता हूँ, इस थोड़ा बीटा R1 की एनालिसिस करना चाहता हूँ कि जो बीटा R1 लिखा हुआ वो है क्या। सो इट इज माइनस बीटा d/2 cos थीटा, यही है ना बीटा R1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ D1 वाले वेक्टर D1 वाले उसको प्लॉट करें, ये I1 को, तो देखिए
ये आपका z एक्सिस, ये है आपका x एक्सिस। ये था आपका करंट एलिमेंट जो यहाँ पे प्रेजेंट, ये था आपका ओरिजिन। और यहाँ से ये था आपका वेक्टर ओपी, ओरिजिन से लेके यहाँ तक, और ये एंगल थीटा था ऑब्वियसली हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। बस आप मुझे ये बताइए कि ये वाला जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट 1, अगर मैं इसको डिफाइन करूँ वेक्टर d1, दिस इज वेक्टर d, फाइन। So what will be this vector d1? So you will write this vector d1 as d by 2 az cap, yes or no? चेक कर लो, ये डिस्टेंस आपके यहाँ से यहाँ तक d by 2। So we are defining this vector from origin towards current element। तो हम लोगों ने इसको डिफाइन कर दिया कि ये आपका एक वेक्टर है d1 जो आपका ओरिजिन से करंट एलिमेंट की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करते d1 डॉट, अब इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ वेक्टर OP को, ओरिजिन से लेके P तक के डिस्टेंस को वेक्टर R। तो अगर मैं यहाँ से d डॉट AR कैलकुलेट करता तो बताना आपको क्या मिलेगा। तो देखिए आपको एक तो d का मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा, एक AR का मैग्नीट्यूड, और इनके बीच का एंगल जब ये टेल टू टेल कनेक्टेड है तो चेक करके देखो यहाँ पे टेल टू टेल कनेक्टेड है दोनों, और इनके बीच में एंगल कितना आपको दिख रहा है, थीटा। तो क्या ये वैल्यू आपको d बाई 2 कॉस थीटा दिख रही है? इस चीज को चेक कर लीजिए और कंफर्म करिए। है ना, दिख रहा है सबको? ठीक, तो ये जो इसको मैं करंट एलिमेंट 1 कर देता हूँ और क्लैरिटी। तो देखो जो बीटा R1 लिखा था, क्या उसको मैं आगे से ऐसा भी लिख सकता था, बीटा R माइनस बीटा d1 डॉट AR। d1 भी आपको पता है, AR भी आपको पता है ना। AR मतलब ओरिजिन से जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी तरफ जो यूनिट वेक्टर है, और OP का मतलब ओरिजिन से ही जो आपका पॉइंट 1 की तरफ वेक्टर है उसकी बात चल रही है। चलो सिमिलरली बीटा R2 भी समझते जाओ, फिर अभी बाद में थोड़ी देर में सारी चीजें आसान हो जाएंगी। बीटा R2 जब एप्लीकेशन आप देखोगे इसका तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे थे। सपोज ऐसा लिखो बीटा d बाई 2 कॉस थीटा, ठीक है। तो सेकंड वाले का मैं आपको ओरिएंटेशन वगैरह सारी चीजें समझाता हूँ। ये देखो ये एक्स एक्सिस थी आपकी, ये जेड एक्सिस थी, ये था आपका वेक्टर, वेक्टर मतलब करंट एलिमेंट I2, ये रही आपकी ओरिजिन, ये था पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आपको कौन से दो वेक्टर्स यहाँ पे इमीडिएटली बना लेने चाहिए, एक तो ये वेक्टर OP, दूसरा ओरिजिन से पॉइंट की तरफ का एक वेक्टर, ये रहा ओरिजिन से पॉइंट की तरफ का एक वेक्टर। आई थिंक ये डिस्टेंस आपको पता है, ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, d बाई 2 है ना, डिस्टेंस d बाई 2। So if I have to define my vector d2 from here, how this vector d2 can be defined? तो आप बोलोगे कि इसका मैग्नीट्यूड तो d बाई 2 है, बट डायरेक्शन माइनस az कैप, दिख रहा है ना। चलो बाय द वे अगर मैं आपसे पूछता कि कैलकुलेट करके मुझे बताइए d2 डॉट AR कैप, तो आप d2 का मैग्नीट्यूड लिख देते, AR का मैग्नीट्यूड लिख देते, और कॉस लिखते, यहाँ पे लिखा था ना ऐसे, कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, कॉस थीटा, ठीक है। फिर आप एंगल तब तक बताओ इनके बीच में कितना है। चलो देखो, तो अगर आप इनको टेल टू टेल कनेक्ट कर दें तो इनके बीच में एंगल आपको दिख रहा होगा पाई माइनस थीटा, दिख रहा है ना। ये दोनों वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड है, ये एंगल तो थीटा आप डिफाइन करके चल ही रहो। अब देखो जब ये वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड होंगे, सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, पाई माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे लिखिए पाई माइनस थीटा। तो ओवरऑल आपको जो यहाँ से d2 डॉट AR कैप मिलेगा, इट विल बिकम
d/2 cos थीटा विद माइनस साइन। तो अगेन जो बीटा r1 था उसी जैसा फॉर्मेट आपको बीटा r2 में भी मिल गया, बीटा r माइनस बीटा, साइन दोनों पे माइनस था, यहाँ पे आपको मिला वेक्टर d2 डॉट ar। तो देखो थोड़ा थोड़ा मैं जनरलाइज करता जा रहा हूँ चीजें आपके लिए। देखो क्या बीटा r1 में फॉर्मेट सेम था, बीटा r माइनस बीटा d1 डॉट ar क्या, यहाँ पे बीटा r माइनस बीटा d2 डॉट ar क्या। अब बस आपको d1 d2 की डेफिनेशन सही से पता होनी चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस वेक्टर इज नथिंग बट this is a vector towards current element 2 from origin, towards current element 2 from origin। बाकी ये आपको पता ही है, वेक्टर OP। So if you want to write, you can write AR cap as unit vector along OP। This also you can write vector AR cap as unit vector along OP। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, बहुत ही बेसिक डिस्कशन है। चलो अब नेट फील्ड कैलकुलेट करते हैं। नेट ई फील्ड at point P due to two element antenna array, due to two element antenna array of Hertzian dipoles, of Hertzian dipoles। हेडिंग देखो समझ में आ रही है क्या कैलकुलेशन करना चाहते हैं। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस हेडिंग वेरी क्लियरली। चलिए निकालिए। ई थीटा एस बिकम्स, देखो ई थीटा एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे I1 अपॉन 4 पाई R1। बीटा इसको तो डीएल ही लिख देते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, दोनों के लिए डीएल मान के चल रहे हैं। साइन 90 माइनस थीटा 1 ई टू द पावर माइनस जे बीटा आर। करेक्ट। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, JI2 अपॉन 4 पाई R2 बीटा डीएल साइन 90 माइनस थीटा 2 ई टू द पावर माइनस जे बीटा आर। चेक कर लो, कोई भी डाउट है तो बताओ, है ना। अब फार जोन वाले अप्रोक्सीमेशंस लगाते हैं, तो फार जोन वाले अप्रोक्सीमेशंस लग जाएंगे। इसकी वैल्यू आई नॉट मैंने पुट कर दी ई टू द पावर जे, नीचे मैंने लिखा 4 पाई R, क्योंकि R1 इज अप्रोक्सीमेटली R। बीटा डीएल cos 90 माइनस थीटा 2 को cos थीटा 2 लिख लेते हैं, ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जे बीटा। R1 की जगह पे देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो क्या आपने बीटा R1 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, तो सेम वैल्यू मैं यही पिकअप करके यहाँ पे लिख देता हूँ, ई टू द पावर माइनस जे बीटा, ई टू द पावर माइनस जे बीटा वेक्टर D1 डॉट AR। ठीक है, ये कैलकुलेट कर ही लिया था अभी, तो वही मैंने लिख दिया सेम। बीटा R1 मिल भी बीटा आर माइनस, बीटा आर माइनस आपको याद रखना है, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे मैंने लिख दिया जे आई नॉट अपॉन 4 पाई R, R2 की जगह पे मैंने R रिप्लेस कर दिया। ईटा आएगा, ईटा नहीं लिखा क्या मैंने, ईटा लिखो, ईटा तो आना ही आना है, अगर ये लिख दिया तो। आई नॉट बीटा डीएल आपका सेम है, इसको करो कॉस थीटा 2 ई टू दी पावर माइनस जे बीटा आर। इसकी वैल्यू बताना कितने लिखेंगे, माइनस जे बीटा, ऐसा लिख लें इसको डी टू डॉट ए आर। क्या कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे क्योंकि फैक्टर माइनस था, आपने एक्स्ट्रा माइनस साइन बाहर लिया था, तो यहाँ पे हम लोग अपनी साइड से प्लस प्लस साइन बाद में अटैच करें। ठीक, अभी एक एजम्पशन और आपका बचा हुआ, ये थीटा 1 वाला, इसको भी एज्यूम करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको देखना कितना एक अच्छा एक्सप्रेशन मिलेगा, और आप मुझे बताना भी वहां से कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है यहाँ से। तो जे आई नॉट ई टू द पावर जे अल्फा अपॉन 4 पाई R कॉस थीटा, आप कर लेते हैं इसको बीटा डीएल कॉस थीटा ई टू द पावर माइनस जे बीटा आर
ई टू द पावर जे बीटा d1 डॉट ए आर, करेक्ट, प्लस सेकेंड वाला जो एलिमेंट आएगा जे आई नॉट अपॉन 4 पाई आर, ईटा भी आएगा है ना, ईटा आप लिख लो, cos theta again beta dl remains the same, e to the power minus j beta r remains the same, और ये वाला फैक्टर भी आपको सेम ही दिख रहा होगा d2 डॉट ए। अब इसमें से कॉमन लेते हैं अपने काम की चीज, जितनी भी चीजें कॉमन है वो बाहर ले लो, तो आपको दिख रहा होगा j टाइम्स ईटा आई नॉट अपॉन 4 पाई आर बीटा dl cos थीटा e टू द पावर माइनस j बीटा r, इतना फैक्टर आपको कॉमन दिख रहा होगा। अंदर आपको मिल रहा होगा e टू द पावर j अल्फा e टू द पावर j बीटा वेक्टर d1 डॉट ए आर कैप प्लस e टू द पावर j बीटा वेक्टर d2 डॉट ए आर। कैन यू आइडेंटिफाई दिस थिंग? इतना समझ में आ रहा है? अब जरा देखो ये असल में रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अगर आप इसको थोड़ा क्लैरिटी से देखते हैं तो जो बाहर वाला सेगमेंट आपको दिख रहा है, दिस सेगमेंट, व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r due to a current element which is present at the center or at the origin। तो यहाँ पे देखो ओरिजिन पे कोई करंट एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, बट अगर हम ऐसा मान लें कि एक करंट एलिमेंट शायद अगर ओरिजिन पे प्रेजेंट होता, जिसके आर्म्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होते, जो जेड एक्सिस के अलॉन्ग प्लेस्ड होता, तो फिर शायद हमें ये करंट एलिमेंट की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलती एट ए डिस्टेंस आर। सो व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance r due to a Hertzian dipole present at origin, और ओरिएंटेशन बताइए क्या आ जाएगी? present at origin with arms along x axis। ठीक है, तो आपको एक नया तरीका भी मिला, आपको एक नया तरीका मिला कि अगर बहुत सारे एरेज आपके रखे हुए किसी क्वेश्चन में, तो आप सारे एरेज को हटा दो, है ना, आप सारे एरेज को हटा दो और उसकी जगह पे क्या करो, एक सिंगल एलिमेंट जो भी आपका दे रखा है उसको आप ओरिजिन पे प्लेस करो और उसकी वजह से फील्ड निकाल लो। फिर किससे मल्टीप्लाई करते जाना? करंट का फेज e टू द पावर j बीटा d1 डॉट एयर, करंट का फेज e टू द पावर j बीटा d2 डॉट एयर, करंट का फेज e टू द पावर j बीटा d3 डॉट एयर, ऐसे एक्सपैंड करते चले, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत लिमिटेड हो जाएगी। तो मान लो आपके पास 100 एंटीना एरे के एलिमेंट्स दे रखे, तो सारे एलिमेंट्स को हटा दो, उनको किससे रिप्लेस कर दो, एक सिंगल एलिमेंट को लेके आओ और उसको रिप्लेस कर दो ओरिजिन, उसकी वजह से फील्ड कैलकुलेट कर लो, तो पुराना क्वेश्चन बन गया। ऐसे अगर मैं 10 हर्ट्जियन डाइपोल डाल देता, तो एक हर्ट्जियन डाइपोल की वजह से आपको पता आई नॉट अपॉन 2 पाई आर cos पाई बाय 2 cos थीटा अपॉन sin थीटा जे ई पावर माइनस जे बीटा, वो आपको पता है, एक की वजह से निकालते हैं। बाकियों के लिए आप क्या करते हैं? बाकियों के लिए करंट का फेज e टू द पावर जे बीटा d1 डॉट एयर, करंट का फेज e टू द पावर जे बीटा d2 डॉट एयर, ऐसा करते करते आप पूरा एक्सपेंड कर सकते हो। तो दो के लिए किया तो बाकियों के लिए भी कर सकते हो। समझ आया कुछ कुछ यहाँ पे? चलो तो इसी को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। सो लेट अस ट्राई टू जनरलाइज दिस थिंग। अभी अभी दो एलिमेंट में जनरलाइज करते हैं, कितने लोगों को समझ में आ गया ये? समझ रहे हो ना क्वेश्चन में कैसे लगेगा ये आइडिया? तो क्वेश्चन में ऐसे ही लगाना है। क्वेश्चन में पूरी फील्ड कैलकुलेट करते नहीं बैठेंगे कि पूरी फील्ड सबके अलग अलग निकाल रहे हो और कैलकुलेशन करो, बहुत लेंदी हो जाए, तो वो अपने काम की चीज है नहीं। तो कभी कभी ये चीज जो होती है ना, इसको यूनिट पैटर्न भी बोलते हैं। टेक्निकली जो इसका नाम होता है ना, इसको बोला जाता है यूनिट पैटर्न। चलो तो मैं थोड़ा सा पहले जनरलाइज कर देता हूँ चीजों को। देखो एंटीना एरे एक ऐसा टॉपिक है ना जो कहीं पे भी सही से दे ही नहीं रखा। एंटीना के बाकी टॉपिक्स तो आपको मिल भी जाएंगे। केडी प्रसाद की किताब अगर आप देखिए तो मेरे ख्याल से वो आपके अगर हम लोग अपने सारे के सारे जितने भी हैं वेद पुराण सब कुछ भी मिला दें और सबका अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो उससे भी मोटी किताब है केडी प्रसाद। अगर आप देखेंगे इस किताब को, है ना, तो कभी पढ़ा आपने केडी प्रसाद?
खरीदता हर कोई है पर पढ़ता कोई नहीं। शायद ही कोई केडी प्रसाद पढ़ता होगा। कॉलेज में हर कोई एंटीना पढ़ने के लिए लाइब्रेरी से इशू करवा लेता होगा या खरीद लेता होगा। तो ज्यादातर लोग उसको अपनी एक्सरसाइज वगैरह के लिए यूज करते हैं, या तो फिर किचन वगैरह में यूज करते हैं। चलो कोई कुछ मिल नहीं रहा है तो उसी से रख देते हैं। तो वो किताब ही ऐसी, उसमें भी अगर आप देखोगे तो एंटीना एरे में क्या क्या दे रखा है वो पता नहीं, समझ में नहीं आता। से क्वेश्चन मगर नहीं लगता अल्टीमेटली, एक्स जेड ये हम लोगों को मिला। तो अब देखिए, ये हो गया और ये, ठीक है। अब मैं आपको ना इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना के देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि हम डायरेक्ट यहाँ से कैलकुलेशन करें। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है I1, दिस इज I0 e टू द पावर मे बी सम j अल्फा। ठीक है। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ I2, ये हो गया I0 e टू द पावर j अल्फा 2। ऐसा मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्या अगर केडी प्रसाद खुद भी, नहीं, केडी प्रसाद में मुझे लगता है ना कि वो अंडर ग्रेजुएट लेवल की किताब नहीं है, मतलब शायद वो और हायर स्टडीज की है, क्योंकि उसमें बेसिक्स ज्यादा दिया नहीं है एंटीना। ये वो सीधे डिजाइनिंग से ही स्टार्ट करता है। कामेश सर आउट हो गया मतलब? अच्छा, वो इंडिया का मैच आ रहा है क्या, उसमें कामेश सर भी खेल रहे हैं क्या? कामेश सर तो भी सुबह क्लास ले रहे थे। अच्छा, एंगेजमेंट हो गई कामेश सर। इसको आउट होना थोड़ी बोलते हैं। आउट तब होते हैं जब शादी हो जाती है। और जब तक आप एंगेजमेंट से लेके शादी के बीच में जो आप रहते हो ना, उस टाइम पे तो आप बेस्ट फॉर्म में होते हो। तो आप बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी करते हो। उस टाइम पे सबसे ज्यादा रन बनाते हो आप, स्ट्राइक रेट सारी चीजें सब कुछ बहुत अच्छा होता है। जब शादी हो जाती है ना, फिर आउट होता है इंसान। तभी तो काफी अच्छा खेलेंगे कम से कम जब तक उनकी शादी नहीं होगी। चलिए, हाँ, तो मैं कुछ बता रहा था। हम लोग यार डाइवर्ट कर देते दूसरे टॉपिक पे, मेन टॉपिक। वैसे मैं सोच रहा था आज पूरे फोकस से आपको पढ़ाऊंगा। चलिए, तो मैंने इनको इनकी जगह पे ना एक यहाँ पे प्लेस किया, इसका इक्विवेलेंट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आप सोचेंगे। तो अब देखो, इस पे जो करंट फ्लो करेगी, दैट करंट आई विल कंसिडर इट एज आई, है ना? समझ गए ना? तो आप इसको आई इज इक्वल टू I0 बोल देना। अब आपको क्या करना है? अब आपको ज्यादा कुछ करना नहीं यहाँ पे। एक एक करके सारी चीजें आप कैलकुलेट करते जाइए। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो भी आपका पॉइंट था, ये क्वेश्चन के थ्रू आप करोगे ना, थोड़ा और क्लैरिटी आएगी, बट यहाँ से भी काफी हद तक समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग क्या अचीव करना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये पॉइंट P हो गया आपका, और दिस एंगल ऑब्वियसली इज थीटा, एंड दिस डिस्टेंस इज दैट। तो हम सिर्फ इन्हीं डिस्टेंस के बारे में इंटरेस्टेड है। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी एक्सटेंड कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू I0। देखो, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ ना क्योंकि सर की अरेंज मैरिज हो रही है, इस वजह से बोल रहा हूँ। तो मेरा ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मेरा तो बहुत पहले से आउट ऑफ फॉर्म हो गया था। तो क्योंकि सर की अरेंज मैरिज हो रही है, इस वजह से सर का मैं बोल रहा हूँ कि उनका भी फॉर्म अच्छा चलेगा एंगेजमेंट से शादी के बीच में। तो मेरा तो केस ही अलग था, तो मेरे पास तो ज़्यादा टाइम था नहीं। चलिए, तो देखते हैं यहाँ पे, अगर आप इसको कंसिडर करोगे यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है, ये आर डिस्टेंस। तो अगर आप कैलकुलेशन करोगे ई थीटा एस की, तो कैसे करनी ना वो जरा सीख लेते हैं। इसको सीख लो यार पहले, फिर बाकी बातें करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे यूनिट पैटर्न। आप लगाएंगे I1। अब देखो, I1 वाली करंट जो थी ना, वो आपने ऐसा मान रखा है कि दोनों में करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ फेज का फर्क आ रहा है। तो आप लिखेंगे ई टू द पावर j अल्फा 1, ई टू द पावर j बीटा d1 डॉट ए आर, प्लस ई टू द पावर j अल्फा 2, ई टू द पावर j बीटा d2 डॉट ए आर। एक बार इसको समझ लो यार, क्या आप इस पॉइंट को समझ पा रहे हैं? देखिए,
या घर वालों को ईएससी वगैरह निकाल लो तो मनाना नहीं पड़ता घर वालों को। एग्जाम निकाल लो, कुछ बन जाओ, तो किसी को क्यों ही कुछ मनाना पड़े। तो आप भी बन जाइए ईएससी ऑफिसर, फिर आपको किसी को मनाना नहीं पड़े। चलिए देखो, तो अब सारी चीजें ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से विजिबल है आपको। ये देखिए D/2 D/2। अब आप बस एक लास्ट पॉइंट आप मुझे बता दो। हम्म, हम्म, चलो तो अब आप यहाँ पे अपने दिल की बात मत करिए। बेटर है कि हम लोग ये एंटीना एरे सीख लें, है ना। एंटीना एरे सीखोगे तो शायद सब कुछ मिल जाएगा आगे चल के, शादी भी हो जाएगी, नौकरी भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। एंटीना एरे नहीं सीखोगे तो हमेशा ऐसे ही रोते रहोगे, उसका कोई फायदा नहीं। तो बेटर है कि हम लोग पहले एंटीना एरे सीख लेते हैं। यही आपके लिए जो भी करेगा वो करेगा। वैसे किसी ने ग्रुप में बोला भी था कि एंटीना एरे इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगा। मुझे नहीं लगता वो आज की क्लास अटेंड कर रहा होगा, ना ही करेगा। तो बट स्टिल, क्योंकि देखो यहाँ पे स्पेशल क्लास में ये आइडिया लग जाता है ना कि कितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, और शाम को टोटल नंबर ऑफ व्यूज से ये पता चल जाता है कि कितने लोगों ने बाद में देखा। तो मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग सिर्फ इसलिए आते हैं कि जिस दिन क्लास नहीं हुई उस दिन कैसे पूरा जोश दिखाना है, और बाकी दिन की फ्रस्ट्रेशन कैसे निकालनी है कि आज तो क्लास होनी चाहिए थी यार। ऐसे आज सुबह टेक्निकल कुछ टेक्निकल इशू आ गया था आज सुबह, तो उस टाइम पे इतने ज्यादा हाइपर होते हो। वैसे आप रोज सुबह सोते रहोगे, आप रोज शाम को ही क्लास करोगे 1 से 4 के बीच में, मगर क्योंकि आज सुबह देख लिया कि अच्छा ठीक है ऑन हो गया क्या, तो एक मैसेज तो बनता है, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट वर्किंग, दिस दैट ये वो। अरे 365 दिन में एक दिन तो हम सही से काम नहीं करते, ये तो मशीन है। 365 दिन में एक दो दिन ऊपर नीचे चलता है सब जगह पे। तो आपको वो मैसेज वो मैनेज करना आना चाहिए। चलिए, तो ये पॉइंट देखते हैं। हाँ अब देखो, मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा लॉजिक आपको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन करेंगे। आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया ना कैसे करना है। तो अब देखो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। दो तीन चीजें अभी तक आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हम लोग ये वाला मेथड लगा रहे हैं तो इस वाले मेथड में जितनी भी करंट्स हैं सबका करंट का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। उनके फेजेस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। अगर मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होगा तब कैसे करेंगे, वो हम लोग बाइनोमियल एरे में देखेंगे। तो बाइनोमियल एरे का भी एक स्पेशल केस आता है, वो देखेंगे। बट ये जो मेथड हम लोगों ने पूरा का पूरा डेवलप किया, इसमें एक नोट काफी इंपॉर्टेंट बनता है अपने लिए। अच्छा, यूनिट पैटर्न की वैल्यू तो लिखो। तो आपके पास जो यूनिट पैटर्न की वैल्यू आ जाएगी, ये होगा जे ईटा I0/2 पाई आर बीटा डीएल कॉस थीटा e⁻−j बीटा। तो ये तो हमारे लिए पुरानी बात है, इसकी हम जनरली कैलकुलेशन करेंगे नहीं। अब बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका रेशियो आप एरे फैक्टर बोलते हो एंड सो ऑन, है ना। ये सब बाद में देखेंगे, अभी इसको आसानी से समझते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। अच्छा, ये तो समझ में आ गया ना, ये D1 कैसे निकालोगे, AR कैसे निकालोगे। D1 निकालने के लिए इस पॉइंट से D1 तक का यूनिट वेक्टर, ये होगा D1, ये होगा आपका AR कैप, ये हो गया आपका AR कैप, है ना। और दूसरा वाला वेक्टर आपका क्या हो गया, D2। तो ये हो गया आपका वेक्टर D2, ऐसा कुछ। तो शायद आप ये सारी चीजें समझ गए। एक क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। और अगर आप उसका सॉल्यूशन देखोगे ना, हाँ 4 पाई आर। असल में आज सुबह यूट्यूब वाले सेशन में हाफ वेव डाइपोल पढ़ाया ना, तो दोनों मिक्स हो गया। और कहीं तो नहीं लिख दिया मैंने 2 पाई आर, बाकी जगह शायद ठीक लिखा है ना। ठीक है, चलो। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, और वो क्वेश्चन आप करिए। और इसका सॉल्यूशन भी अगर आप देखोगे ना, तो कहीं पे भी प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं मेंशन्ड है इसका, इस क्वेश्चन का। कुछ भी उल्टे सीधे तरीके से आंसर लेके आ गए, बट हम लोग इसको प्रॉपरली सॉल्व कर। ये क्वेश्चन दे रखा, आप क्वेश्चन पढ़ लो, सॉल्व मैं करवाता हूँ। और सारे सारे कॉन्सेप्ट्स लगाते हैं। अच्छा, एक नोट हमने नहीं लिखा ना, यहाँ पे नोट लिखते हैं पहले।
note in all in above cases. नहीं, उसमें तो कोई ज्यादा क्वेश्चन करवाए नहीं थे, एक ही क्वेश्चन करवाया था वहां पे। यहाँ पे तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करे। इन above analysis all the antennas are having उसमें तो सिर्फ यही एक क्वेश्चन करवाया था, यहाँ पे तुम काफी सारे क्वेश्चन करेंगे। आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड देयर फेजेस में डिफर। देयर फेजेस में डिफर। बल्कि आपको मैं बताऊं, मेरे साथ एक ईएसी रैंकर ऑल इंडिया रैंक 90 था। तो उसकी जो शादी हुई वो, उसकी वाइफ थी हरियाणा की, मतलब बिल्कुल पोल सपाट, और वो था बिहार का। समझ लो, तब भी हो गई क्योंकि था, अल्टीमेटली सब कुछ हो गया। तो जो भी ये पूछ रहा था जिनको, तो वो यहाँ से मोटिवेशन ले सकते हो। दिस इज द बिगेस्ट मोटिवेशन विच यू कैन टेक इट फ्रॉम। तो देवर पोल्स अपार्ट, मतलब कल्चर वाइज, सब चीज वाइज अगर आप देखोगे तो हरियाणा एंड बिहार में मैसिव डिफरेंस है यार, कल्चर का और सारी चीजों का, भाषा का, रहन सहन का, काफी ज्यादा मैसिव डिफरेंस है इन दोनों स्टेट्स में। स्टिल एवरीथिंग वेंट। तो अब देख लो कितनी रैंक लेके आनी है, उस हिसाब से आपके सिचुएशन के हिसाब से क्या उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो ऐसे भी अपना रैंक आप बना सकते हो, कितनी रैंक आने पे ये चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। चलिए इसमें आंसर बताइए, क्वेश्चन पढ़ लिया क्या सब लोगों ने? क्वेश्चन पढ़ लो, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आसान है, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, थोड़ा सा शायद इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का भी यूज होगा, तो वो भी करके देखते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया? ठीक है। चलो सबसे पहली चीज आप देखिए, क्वेश्चन में बोल रखा है टू आइडेंटिकल एंटीनास आर प्लेस्ड इन द थीटा इक्वल टू पाई बाय टू। सो व्हाट डू यू मीन बाय थीटा इक्वल टू पाई बाय टू? तो थीटा इक्वल टू पाई बाय टू में अगर आप देखेंगे तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। और ये आपका थीटा एंगल होता है। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय टू मतलब कौन से प्लेन में आप आ जाओगे? आप आ जाएंगे एक्स वाई प्लेन, है ना। सो इन एक्स वाई प्लेन थीटा इक्वल टू पाई बाय टू। तो थीटा इक्वल टू पाई बाय टू में आपको एक्स वाई प्लेन मिल गया। यहाँ तक तो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि द एलिमेंट्स आर हैविंग इक्वल एम्पलीट्यूड एक्साइटेशन विद 180 डिग्री पोलैरिटी डिफरेंस। मतलब अगर मैं इसको एलिमेंट वन मानूं और इसको मैं एलिमेंट टू मानूं, आप उल्टा भी मान सकते थे, आपका मन। तो यहाँ पे जो करंट आपकी फ्लो हो रही, कैन आई कंसिडर दिस करंट टू बी आई नॉट? कैन आई कंसिडर दिस करंट टू बी आई नॉट ई टू द पावर जे? देख लो, उल्टा भी कर सकते थे आप, इसको जे पाई ले लो, इसको पाई ले लो, है ना। शायद क्वेश्चन में उससे फर्क नहीं पड़ेगा, देखते हैं क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ तक कंफर्टेबल है। ठीक है, ओके। इस साल जो क्वेश्चन आया था उसमें तो कुछ था नहीं ना, उसमें तो सिर्फ आपको ये चेक करना था कि इमेज कहाँ पे बनेगी। तो अभी करेंगे इमेज वाले क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन डिकोड कर पा रहे हैं। ठीक। फाइनली आपसे बोल रहा है द करेक्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब लास्ट लाइन पढ़ो, देखो लास्ट लाइन समझ पा रहे हो क्या? करेक्ट वैल्यू ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फार जोन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नॉर्मलाइज्ड विद दैट ऑफ सिंगल एलिमेंट बोथ कंप्यूटेड फॉर फाई इक्वल टू जीरो। तो क्या इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि आपसे असल में ई थीटा एस नेट अपॉन ई यूपी, इनका मैग्नीट्यूड पूछा। समझ आ गया ना लास्ट वाली लाइन? तो बेसिकली ये वाला जो फॉर्मूला है, क्यों ना इस फॉर्मूले को हम डायरेक्टली ये लिख दें, हम यूपी कैलकुलेट ही क्यों करें, क्योंकि इसने बताया तो है नहीं कि एंटीना है कौन सा। ये तो इसने बताया नहीं हर्ट्जियन डाइपोल है, हाफ वेव डाइपोल है, कौन सा डाइपोल है, ये इसने नहीं बताया। तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली इन रेशियो को लिख देते हैं। बाकी लिखने का तरीका तो हमने अभी अभी सीख लिया कि अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना भी होगा तो अपने पास एक स्टैंडर्ड मेथड है। हम लोग लिखेंगे मे बी द एंगल बिटवीन देम,
e to the power j alpha 1 एंड e to the power j beta 1 और यहाँ पे d1 डॉट ar, ठीक है, e to the power j alpha 2, e to the power j beta, d2 डॉट ar। ये आप देख लो, फिर हम लोग आगे कैलकुलेशंस करते हैं। अगर आप यहाँ तक समझ पा रहे हो तो समझ पा रहे हैं सब लोग यहाँ तक? ठीक। तो अल्फा 1 अल्फा 2 आपको बताइए, अल्फा 1 आप कितना लेके चल रहे हो? 0। अल्फा 2 कितना लेके चल रहे हो? पाई। तो ये तो अलग कर लेते हैं पहले कि अल्फा 1 अपना 0 डिग्री है, अल्फा 2 अपना पाई है। d1 जरा देखिए कितना दिख रहा है आपको, वेक्टर d1। वेक्टर d1 अगर आप देखोगे तो ये है ओरिजिन। ओरिजिन से आपको शुरू करना है और जाना है टुवर्ड्स वेक्टर। तो ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा? लेंथ इसकी s है और ये डायरेक्शन y है और ये x है। ये कैसे पता चला? क्योंकि ये फाई इसने घुमा रखा है इधर से एंटी क्लॉकवाइज। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप घूमोगे तभी y की तरफ जाएंगे। तो ये जो d1 आपको मिल रहा है, दिस आई थिंक यू शुड गेट इट एज एस ए वाई। इज इट ओके? दिख रहा है ना सबको? एस ए वाई क्या? तो जरा यहाँ से आप मुझे बताना, अगर मैं d1 डॉट ए आर निकालता तो क्या आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिफरेंट वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी? शायद पड़नी चाहिए, क्योंकि अब जब d1 ए डॉट करोगे तो आपको मिलेगा ए वाई डॉट ए आर। ए वाई है कार्टेशियन का, ए आर है स्फेरिकल। इसका कोई तरीका है अपने पास? एक तरीका तो है इसका अपने पास कि हम टेबल से इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। टेबल से कैसे कैलकुलेट करोगे? उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई। एक तो यार फोन वगैरह के साथ पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जिस दिन उसका कवर उतारो उसी दिन कम से कम वो 50 बार गिरता है। और पूरे साल कवर रहेगा तो वो कभी नहीं गिरेगा। सुबह से मेरा फोन कम से कम 5 बार गिर चुका है। 2 बार तो यूट्यूब सेशन में गिरा, और 1-2 बार ऐसे ही गिर चुका है। मैं सोचा आज कवर हटा ही देता हूँ, एक साल से तो गिरा नहीं है। तो इसके पीछे भी कोई साइंस होता होगा। जब तक आप कवर लगा के रखोगे ना, कभी आपका फोन गिरेगा ही नहीं। या गिरेगा भी तो चलो छोटा मोटा कुछ होगा, जिस दिन आप कवर हटाओगे उस दिन तो पूरा फोन ही तहस नहस हो जाता है। चलो ये आपने लिख लिया है ना? फिर इसके बाद आपको तरीका पता है इसको कैसे लिखना है। ए एक्स कैप, ए वाई कैप, ए जेड कैप, है ना सेम? नहीं अभी स्क्रीन तो है, बट इस फोन से मैं बहुत परेशान हूँ यार। ये बड़ा अजीब सा फोन है, तो इसका कीपैड बड़ा बेकार है। मुझे लगता था एंड्रॉयड फोन्स अच्छे होते होंगे, क्योंकि मैंने काफी टाइम तक आईओएस चलाया। हालांकि अभी तक मेरा पुराना वाला फोन रखा हुआ है। तो फोन वगैरह मैं जनरली बहुत कम खरीदता हूँ, मतलब एक बार खरीदता हूँ तो 5 साल 7 साल तक वो फोन चलता रहता है। कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस साइन। गैलेक्सी नोट 10 प्लस लिया था यार तुम लोगों के सजेशन पे। बहुत ही वाहियात सजेशन था तुम लोगों का। चलो देखो यहाँ से आप मुझे बताना क्या क्या चाहिए। ए वाई डॉट ए आर कैलकुलेट करना ना, तो ए वाई डॉट ए आर की वैल्यू बताना कितनी हो जाएगी। आई थिंक सब लोग देख पा रहे होंगे, ये वैल्यू आपको मिल रही होगी साइन थीटा साइन। ठीक है, चेक कर लो यार एक बार। नहीं यार, अपडेट करने से उसका कीपैड वगैरह पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मतलब ऑल इन ऑल इसका जो इंटरफेसिंग है ना वो बहुत बेकार है। मतलब जो एक इंटीग्रेशन होना चाहिए, सॉरी इंटरफेसिंग नहीं, मतलब जो एक इंटीग्रेशन होता है ना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का, वो बिल्कुल बेकार है। बल्कि इससे अच्छे तो अगर आप देखोगे तो बाकी अदर ब्रांड्स के फोन जो कि इतने महंगे नहीं भी हैं, वो भी ठीक काम करते हैं। चलिए डी टू वेक्टर देखो। डी टू वेक्टर मतलब फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स दिस पॉइंट। इसका वेक्टर आप बताएंगे कितना आ जाएगा? दिस इज योर वेक्टर डी वन, दिस इज योर वेक्टर डी टू। विल इट नॉट कम एस ए वाई कैप, सॉरी एस ए एक्स कैप। तो ये डी टू डॉट ए आर कैप कितना हो जाएगा? दिस विल बिकम एस ए एक्स डॉट ए आर। और ये ए एक्स डॉट ए आर की वैल्यू कितनी मिलेगी? साइन थीटा कॉस। तो पुट कर देते हैं, ये हो गया एस टाइम्स साइन थीटा साइन फाइव। और दूसरा वाला देख लो यार क्या रहा आपका, साइन थीटा कॉस फाइव। क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना क्या क्या करना है?
अब मेरे ख्याल से इसमें थीटा पाई बाई टू दे रखा है, पाई भी कुछ ना कुछ मेंशन ही किया होगा, पाई को जीरो लेना है। बोल रहा है फाइव इक्वल टू जीरो की डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है, तो ये कितना हो जाएगा, जीरो। ये कितना होगा, तो वन, क्योंकि थीटा इज पाई बाई टू, फाइव जीरो। फिगर में एक बार समझा दो, क्रॉस एंड डॉट क्या बता रहा है फिगर में, कौन सा क्रॉस एंड डॉट, अच्छा क्रॉस एंड डॉट का मतलब ये हो गया, डॉट का मतलब होगा ये करंट अंदर बाहर जा रही होगी स्क्रीन से, और ये करंट अंदर जा रही होगी, तभी ये फेज डिफरेंस दे रखा है भाई, ठीक है, समझ आ रहा है। ये जो फेज डिफरेंस आप लेके चल रहे हो ई टू द पावर जे जीरो का, ये सिर्फ इसलिए क्रॉस एंड डॉट दे रखा है, क्योंकि अगर एक करंट अंदर जाएगी तो दूसरा 180 डिग्री से बाहर निकल आएगी, बस इतना बता रखा है। हाँ, तो ये वाला ये थिंग ये आपको मिलना चाहिए एस। वेक्टर नहीं, वो डायरेक्शन मेंशन कर रखा है, जनरली करंट आपके वेक्टर नहीं होते, आप ऐसा मान सकते हो करंट एलिमेंट दे रखा हो, करंट एलिमेंट को आप वेक्टर मान सकते हो, आईडीएल। तो इसने वेक्टर बताया नहीं, आप शायद हर्ट्जियन डाइपोल मान लो इनको, एक हर्ट्जियन डाइपोल उधर की तरफ ओरिएंटेड, एक उल्टा ओरिएंटेड, ये मिला, ये कैलकुलेशन सबको समझ में आ गई क्या। चलो, तो जो भी हम रेशियो कैलकुलेट करना चाह रहे थे, रेशियो की वैल्यू आप बता दो कितनी आ जाएगी। ये देखो अल्फा वन जीरो, और डी वन डॉट ए आर भी आपका जीरो आ गया, तो ई टू द पावर जे जीरो, ई टू द पावर जे जीरो, यहाँ से मिल गया आपको वन, मिल गया ना वन। दूसरा देखते हैं, ई टू द पावर जे अल्फा टू, जे अल्फा आपको कितना दे रखा है क्वेश्चन में, पाई, तो ये तो माइनस का साइन मिल जाएगा, और यहाँ से मिलेगा ई टू द पावर जे बीटा एस, तो आपको मिलना चाहिए यहाँ से माइनस ई टू द पावर जे बीटा। एक बार ये चेक कर लो कि क्या यही रेशियो आपने भी कैलकुलेट किया, ई थीटा एस अपॉन ई यूपी का मैग्नीट्यूड, चेक करो। सो आई होप यू हैव आल्सो गॉट द सेम आंसर ऑफ द सेम थिंग। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है वो बस देख लो फाइनली, और आंसर कैलकुलेट करके बताओ। आई थिंक क्वेश्चन में आपसे ना मैग्नीट्यूड पूछा, फाइनली कितना आना चाहिए, तो ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना काफी आसान है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आप मैथ्स में भी लगाते हो। एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, कि हम लोग जो ये कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये भी मैग्नीट्यूड नहीं है, मैग्नीट्यूड तो बाद में लेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ रेशियो है ना। दिस इज द जस्ट रेशियो, ये मैग्नीट्यूड नहीं, ये फॉर्मूले में भी देख लो आप, डेरिवेशन में भी जो मैंने बताया यहाँ पे, तो ये ई थीटा एस और ई यूपी का जस्ट अभी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे ना, तो फिर इसमें भी जो वेक्टर्स आएंगे उनका भी अंडर रूट वगैरह आ जाएगा ना, ठीक है। चलो, देखो एग्जाम प्रेशर में तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, बट होता क्या है, एक बार अगर वही क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो कर देना सॉल्व। तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। अगर आप यहाँ से e टू द पावर जे बीटा एस बाई टू कॉमन ले लो, तो आपको यहाँ पे e टू द पावर माइनस जे बीटा एस बाई टू मिलेंगे, माइनस ई टू द पावर जे बीटा एस बाई टू, एक ये भी पैटर्न होता है, कॉस साइन में भी लेके कर सकते हो, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेगा ई टू द पावर जे बीटा एस बाई टू, और यहाँ से आप लिख सकते हो टू जे साइन बीटा एस बाई टू, है ना, दिख रहा है सबको। अब इसका मैग्नीट्यूड लीजिए, जब आप इसका मैग्नीट्यूड अब लोगे ना, अब आपको सही क्राइटेरिया मिलेगा मैग्नीट्यूड। शुरू में ही आप उसको मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते, क्योंकि एक्सपोनेंशियल्स वगैरह भी प्रेजेंट है ना, तो ये वन हो जाता है, ये टू जे चला जाता है यहाँ से, ये आपको मिलता है टू साइन बीटा एस बाई टू। बीटा की वैल्यू आप कितनी लिख सकते हो, टू पाई बाई, तो यहाँ से ये वैल्यू आपको मिलेगी टू साइन, हालांकि साइन पे भी मुझे मॉड लिखना चाहिए, बट ऑप्शन में नहीं दिया, इस वजह से नहीं लिखा। तो ये आपको मिलना चाहिए बीटा बाई टू की वैल्यू पाई एस बाई लेवन। समझ गए ना ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। ऑप्शन देख लो कोई मैच कर रहे हैं, टू साइन पाई एस बाई लेवन, टू साइन पाई एस बाई। तो आप देखोगे ना, इसका भी सॉल्यूशन कहीं पे भी सही से दिया नहीं, कुछ भी उल्टा सीधा कर करा के ये सॉल्यूशन लेके आ गए, बट उसके पीछे कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब आपको लॉजिकल रीजनिंग पूरी समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में करना क्या था, ठीक। और एक छोटा सा पॉइंट जो मैं अभी बता रहा था आपको, कि पहले इनका रेशियो कैलकुलेट करना ई थीटा एस अपॉन यूपी का, और फिर ये खुद एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, फिर लास्ट में मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना, जैसा कि इस केस में। ओके, तो यूपी से डिवाइड करोगे, यहाँ पे भी ढेर सारे वेक्टर्स है ना, इनको पूरा एक्सपैंड कर लेना, फिर मॉड ले लेना। चलो फिर आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं।
कल मैं आपको बताऊंगा एन एलिमेंट में कैसे करना है, फिर अगर यही एन हर्ट्जियन हो जाए तो कैसे करना है, सॉरी हाफ वेव हो जाए, क्वार्टर वेव हो जाए, और फिर उनका एक जेनेरिक रेडिएशन पैटर्न कैसे बने। तो बस ये 2 टॉपिक्स अपने बचे, तो हमारा कंप्लीट हो जाए। यार कुछ लोगों का मैसेज आया था कि सर नॉइज़ पहले पढ़ा दीजिए फिर रैंडम बाइनरी वेव कराइए, क्योंकि नॉइज़ एंड रैंडम बाइनरी वेव्स आर इंटरकनेक्टेड। तो मे बी हम लोग नॉइज़ स्टार्ट कर लेंगे, और क्योंकि नॉइज़ से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड आपका रैंडम बाइनरी वेव, तो हम लोग नॉइज़ आज से स्टार्ट करेंगे, नॉइज़ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन लगने चाहिए नॉइज़ को कंप्लीट करने में। तो नॉइज़ कंप्लीट करके जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा है वो चाहो तो पुराने नोट से रिवाइज़ कर लो, और अगर अगर आपको लग रहा है कि दोबारा पढ़ना है तो दोबारा भी अटेंड कर सकते हो, ठीक है? फिर नॉइज़ के साथ ही रैंडम बाइनरी वेव हम लोग देख लेंगे। तो ये आपका चलता रहेगा, है ना? ये आपका स्लॉट हो सकता है कभी ऊपर नीचे हो, शायद कल 2 बजे अपना टेस्ट है तो कल वाला शेड्यूल अपना आपका थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाए। बट ये 2 से 4 2 घंटे, अब जब तक आपका गेट का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आपके लिए रिज़र्व रहेंगे। मान लो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो हम डाउट सॉल्विंग सेशन बना लेंगे, जो डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन नॉइज़ में पूरा थ्योरी क्वेश्चन दोनों। तो जो टॉपिक्स अपने बीच-बीच में बचे हुए हैं ना, जैसे मान लो आईएसआई वाला टॉपिक हो गया, या फिर कोई और दूसरा टॉपिक हो गया, तो वो हम लोग पूरा का पूरा रिवीजन भी करते रहेंगे। अपने जो छोटे-छोटे टॉपिक्स रह गए या जो आपको लग रहा है कि एडिशनली पढ़ने चाहिए, वो हम साथ के साथ कंप्लीट करते रहें। देख लो ये लास्ट। ठीक है, चलो फिर कल के सेशन में मिलते हैं।